Jai Hind everyone and welcome to our first video of Prep Battalion. Since we all are aware, CDS 2 and NDA 2 2024 1st of September को है and it's high time कि हम सब final preparation start कर दें और वो भी quick revision के through. So we have a series over here for you all जिसमें हम NCERT की language में ही questions लेकर आए हैं so that आप अपना final revision करें. क्विकली चीज़ों को और कंसेप्ट्स को रिवाइज करें थ्रू क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन रीडिंग एनसीईआरटी और एनी अदर बुक्स. सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. The question says, what did Robert Hooke observe in the cork slice that led to the term cells? तो इसमें बस यही पूछा गया है, सेल की डिस्कवरी जो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक. ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था ऑन अ कॉर्क स्लाइस. अब ये कॉर्क स्लाइस कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था? इट वॉज एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बार्क ऑफ अ ट्री, जो छाल होती है उस पर्टिकुलर बार्क से बने हुए कॉर्क पर हमारा एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट हुक ने परफॉर्म किया था, जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली थी हमें. अब वन सच ऑब्जर्वेशन वाज दैट कि एक स्ट्रक्चर विच रिजेंबल टू अ हनीकॉम्ब, it was found out. I'll show you it here. That a structure something like this. You can see यहाँ पर छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं. अब यही जो होल्स हैं, these are nothing but cells. These are the cells which were observed in that experiment. और यही इनका स्ट्रक्चर था. आपने हनीकॉम्ब देखा होगा. हनीकॉम्ब is nothing but these connected, closely packed hexagonal structures, and the same thing was observed here, which was done by Robert Hooke. Going to our next question, that is, the term cell used by Robert Hooke is derived from which language and what does it mean? तो अगर आपको ये बारे में पता है कि जो वर्ड सेल है वो एक्चुअली किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो वो है लैटिन. एंड दिस टर्म विच इज़ अ लैटिन वर्ड ऑफ कोर्स, इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम. आपने देखे ना वो छोटे स्पेसेस पहले वाले पिक्चर में, दोज लिटिल वॉइड्स, दीज लिटिल वॉइड्स आर कॉल्ड सेल्स एंड उसका मतलब ही होता है अ लिटिल रूम. तो उसके स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हुए इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस हमें मिले थे. Now coming to our next question, which says, which scientist is known for discovering free living cells in pond water using an improved microscope? तो हमने पहला एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा जो कि किया था रॉबर्ट हुक ने. ओके, और वो हुआ था एक कॉर्क स्लाइस पर. एंड देयर वाज दिस अनदर एक्सपेरिमेंट विच वॉज परफॉर्म, जिसमें इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट में अगर उसका नाम पता है तो आप अभी वीडियो को पॉज करके यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट इट्स नेम. सो ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था पॉन्ड वाटर में से फ्री लिविंग सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके, राइट, इन्हें डिस्कवर करने के लिए बेसिकली. एंड यहाँ पर एक डिफरेंस था पहले वाले एक्सपेरिमेंट से और इस वाले में, कि यहाँ पर एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, वेयर एज हमारे जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. अभी आजकल आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम की एक चीज़ होती है विच इज़ वेरी एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली एनहांस्ड माइक्रोस्कोप, बट तब उन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप यूज़ किया था. वेराज हमारे एंटनी वान ल्यूवेनहॉक, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप पर अपनी स्टडी करी थी. नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. आप ये देखिए दैट ये एक क्लिप है. ये छोटे छोटे क्लिप्स ना आप देखेंगे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो ये छोटे छोटे मोर टू नो स्मॉल बॉक्सेस हेयर एंड देयर आर प्रेजेंट इन दैट एनसीईआरटी, जहाँ पर एक बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, और वही सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आप अपनी प्रिपरेशन को एक्चुअली बाकियों की प्रिपरेशन से अलग बना सकते हैं. और जब वही क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं ना कि भाई सब पढ़ते हैं सेल कैसा दिखता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वो, बट अगर आपने ये देखा है कि माइक्रोस्कोप का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, दैट पहले सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप यूज किया था, देन हमारे एंटनी वॉन ने एक एनहांस्ड माइक्रोस्कोप, दैट इज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यूज किया था. सो this was it. Now coming to next question, that who discovered the nucleus within the cell and in which year? So year इतना मैंडेटरी नहीं है, बट डेफिनेटली आपको डिस्कवरीज पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस कवर होते हैं, राइट. तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने करी थी?
ये थे नो वन बट रॉबर्ट ब्राउन. He was the one who discovered nucleus within the cell. And here is not that mandatory for you all. So our next question talks about the term protoplasm and the scientist which actually termed or say coined this particular term protoplasm. Who was he? Was he Robert Hooke? No. Anthony von Leeuwenhoek? Not again. It was no one but Purkinje. So Purkinje was that scientist जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम का एक टर्म कॉइन किया था. अब हम जानेंगे, आपने एक साइटोप्लाज्म तो सुना होगा, अगर सेल पढ़ा है तो साइटोप्लाज्म इज अ वेरी कॉमन वर्ड फॉर यू ऑल. तो प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. तो यू कैन इमेजिन, आपने वेन एन डायग्राम देखा होगा, तो वेन एन डायग्राम में देयर इज दिस वन सर्कल विच इज प्रोटोप्लाज्म. अब इसका एक सबसेट है दैट इज साइटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है एग्जैक्टली, तो दिस इज द आंसर. एंड व्हाट ऑल यू कैन राइट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट. इट इज नथिंग बट अ लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल. देन इट हैज सम सेल ऑर्गेनल्स. सिंस उसमें साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स. तो सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सिंस ये एक आर्काइक टर्म है, तो अभी हम सेल के, एक सेल होता है, उसके जो इनर मोस्ट लिक्विड होता है, या फिर हम बोले जेली लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं rather than calling it a protoplasm. लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन आता है, then this is the answer. So next question, it says the cell theory stating that all plants and animals are composed of cells and that cell is the basic unit of life was proposed by. अब यहाँ पे फिर से एक साइंटिस्ट का नाम ही पूछा है, या बोलिए उनकी डिस्कवरी पूछी है कि ऐसे कौन सा साइंटिस्ट था, सॉरी ऐसे कौन से साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने ये बोला था, एक सेल थ्योरी दी थी जिसमें ये बोला जाता है दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब देखिए, एक 5th क्लास का बच्चा और आप, हम सब जैसे ग्रेजुएट्स, हम सभी ने एक डेफिनेशन सेल की ज़रूर पढ़ी है, दैट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अगर अभी भी आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज सेल, तो नोबडी इज गोइंग टू आंसर दोज हेवी definitions. Everybody is going to say the same thing, that cell is the basic unit of life. और यही होती है हमारी सेल थ्योरी, जिसे दिया था हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था श्लाइडन एंड शॉन. ये उनके फुल नेम्स है, मैथियस श्लाइडन एंड थियोडोर शॉन. Now next question is, who expanded the cell theory by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. तो सेल थ्योरी हमने ऊपर पढ़ ली श्लाइडन एंड शॉन की. अब इसका एक एक्सपेंशन भी था. अब इस एक्सपेंशन में क्या कहा गया था, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो आप बोल सकते हैं ये बेसिकली उसका एक स्टेटमेंट था, एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस सेल थ्योरी, सॉरी दिस एक्सपेंशन ऑफ द सेल थ्योरी, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. So who was it? It was Rudolf Virchow. He was the scientist. Again, I'll say ignore this year. It is not important. But the name of scientist is important for you all. So now go to our third question, जहाँ पर एक concept, sorry, दो concepts की बात हुई है. एक है osmosis and एक है diffusion. पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, that how does carbon dioxide move out of the cell. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट्स अ गैस, राइट? तो अब ये जो दो टर्म्स मैंने आपको बताए, वन इज डिफ्यूजन, अनदर वन इज ऑस्मोसिस. तो इनमें डिफरेंसेस, ये दोनों ही टर्म्स किसी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर हम डिफ्यूजन में देखें, तो डिफ्यूजन में मूवमेंट की बात होती है किसके? गैसेस के मूवमेंट की, राइट? व्हेन गैस, एनी गैस विल बी मूविंग फ्रॉम अ रीजन जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन हाई है, टू अ रीजन जहाँ पर इसका कंसंट्रेशन लो है, राइट? देखो, कोई भी चीज़ मूव कैसे करती है, जहाँ पर उसकी अबेंडेंस होती है, मतलब जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा होती है, टू अ प्लेस जहाँ पर उसकी स्कार्सिटी होती है, जहाँ पर उसकी कमी होती है.
तो that same thing is followed in these two phenomenon. So one is diffusion, which is the movement of gases from a region of high concentration to a region of low concentration. तो आपको आंसर पता चल गया होगा, आंसर भी है सी, बट हम दूसरा फिनोमिनन को भी इग्नोर नहीं करते हैं. तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस इज नथिंग बट, here we talk about the movement of fluids. एक ऐसा फ्लूइड जो वाटर होता है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर, लेट इज नॉट कंफ्यूज, call it the movement of water from a region जहाँ पर water का concentration again high हो to a region जहाँ पर हमारे water का concentration low होगा. The same thing, it's just the same, it is just terminologies difference है, क्योंकि यहाँ पर हम water के movement की बात करते हैं, whereas diffusion में gases के movement की बात करते हैं. So दूसरा question भी almost same ही है. अब यहाँ पे आपको बताना है, देखिए, when oxygen O2 moves into the cell, what process is involved if its concentration inside the cell is low? Confused? No, right? गैस की बात हो रही है सिंपली. अब जहाँ पर उसने सिर्फ इतना दिया हुआ है कि देखिए कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर कम है, तो मतलब सेल के बाहर O2 ज़्यादा होगी, इसीलिए O2 सेल के अंदर जा रही है. पर पूछा क्या है? पूछा तो यही है कि वो प्रोसेस कौन सी है. प्रोसेस इज नथिंग बट सेम डिफ्यूजन ही होगी, hence salt. Now going to next question. So which of the following correctly describes the movement of water when a cell is placed in a hypotonic solution? अब ये छोटे छोटे तीन phenomenons, not phenomenons, तीन different solutions, जिनके केस में अगर हमने सेल को ये तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस में प्लेस किया तो कुछ अलग अलग, तीन अलग अलग बेसिकली ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेंगी. तो इन ऑब्जर्वेशंस को हम पढ़ सकते हैं. तो देखिए, पहली होगी ये, दूसरा ये, एंड थर्ड इज दिस. फर्स्ट इज व्हाट? हाइपोटोनिक, जो क्वेश्चन में पूछा था. सेकंड इज व्हाट? आइसोटोनिक. एंड थर्ड इज दिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब आप देखिए, ये कटआउट्स भी एनसीईआरटी के हैं, लैंग्वेज भी जो क्वेश्चन में पूछी है एनसीईआरटी की है. तो बस एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? दैट इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट. देखिए, अब हमारा सेल है, एक बीकर में एक सेल को डाला, अब इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट भरा हुआ है. अभी उस सॉल्वेंट को बोलिए वाटर ही भरा हुआ है. अब अगर इस पर्टिकुलर बीकर में बाहर जो पानी है उसका कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू हमारा अंदर वाला सेल ज़्यादा है, तो क्या होगा? जो पानी है हायर कंसंट्रेशन से सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन, वहाँ मूव कर जाएगा. ओके, तो क्या होगा? वो स्वेल होगा, राइट? जो हमारा सेल है वो स्वेल हो जाएगा. नाउ दूसरी चीज़ को पढ़ते हैं, तीनों चीज़ों को अलग अलग पढ़ते हैं सो दैट चीज़ें क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो. दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दैट इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द सेल, हेंस देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अब इसे यहाँ पे देखें, दैट ये रहा हमारा बीकर, इसमें भरा हुआ है पानी, यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कुछ है, सेल के अंदर भी कुछ है. अब ये दोनों जो वाटर के कंसंट्रेशंस हैं वो दोनों सेम है, दैट मीन्स वो इक्वल है, हेंस कोई कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं हो रहा है. अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं हो रहा है तो वाटर मूवमेंट और से नेट वाटर मूवमेंट विल बी ज़ीरो, है ना? इसका मतलब वाटर सेल से बाहर जाएगा कुछ अमाउंट सेल के अंदर भी आएगा, लेकिन अगर नेट वाटर मूवमेंट कैलकुलेट करें इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है. इसलिए इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक और पहले वाले को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक. ओके, एंड हेंस यहाँ पे स्वेल अप हो रहा था, यहाँ पर हमारा सेल सेम साइज का रहता है क्योंकि नेट वाटर मूवमेंट इज ज़ीरो. ना थर्ड कंडीशन क्या होगी? आप इमेजिन करिए, थर्ड कंडीशन में भी यही होगा, वाटर है, अंदर सेल है, बट इस बार हम सिचुएशन ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ जो सॉल्वेंट है ना, जो वाटर है, यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम है, वेयर एज हमारे सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन हाई है. तो अब क्या होगा?
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा, मतलब सेल से पानी बाहर बीकर में जाएगा, तो क्या होगा, वो श्रिंक होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस कहाँ पे है, इस बार अबंडेंस है सेल के अंदर, और स्कार्सिटी कहाँ पे है, बाहर पानी में। तो अब पानी मूव किया तो मतलब उसका साइज स्मॉल हुआ, तो वो सेल श्रिंक कर गया, राइट? सो हेयर द सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, दिस वन वाज हाइपरटोनिक, एंड द वन वेयर देयर वाज नो नेट मूवमेंट वो था हमारा आइसोटोनिक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब याद करिए हाइपोटोनिक में क्या था, बाहर पानी ज्यादा था, सेल के अंदर पानी कम था, राइट? तो पानी कहाँ जा रहा है, सेल के बाहर से, सॉरी बीकर में से सेल के अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, वाटर विल मूव आउट, नो, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस है। विल द वाटर मूव इनटू द सेल और विल द वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, नो, कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, अबंडेंस कहाँ ज्यादा है, पानी में, दैट मीन्स बीकर में। तो पानी जो है हमारा वाटर, it will move into the cell and hence the cell will swell up, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। Now let's go to next question। यहाँ पर फिर से osmosis की बात हो रही है, तो let's see, osmosis is defined as the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards which of the following। अब मैंने आपको osmosis बता दिया है, right? मूवमेंट होगा पानी का, ठीक है। अब इसमें पूछा है, पहले तो उसने बताया है कि ऑस्मोसिस होता क्या है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर होगा अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होती है, ये एक टाइप की मेम्ब्रेन है जिसमें ना वो सिलेक्ट करेगा, वो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, उसका एक फंक्शन है कि वो सिलेक्ट करेगा कि किन चीज़ों को अंदर आने देना है, किन चीज़ों को बाहर जाने देना है, राइट? नॉट एवरी वन विल बी अलाउड इन साइड और आउट ऑफ द सेल, ओके? सो टेल मी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। अब पानी जो है ऑस्मोसिस में मूव तो कर रहा है, बट कहाँ मूव कर रहा है वो बताना है। कहाँ मूव करता है, मतलब जो डायरेक्शन है ना, जैसे मैंने बताया था हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, राइट? वाटर यहाँ पे हाई है, वाटर यहाँ पर लो है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप बस कंसेप्ट को ध्यान रखें, दिमाग को यूज करेंगे, ओपन रखेंगे, इवन ब्रेन स्टॉर्मिंग की भी जरूरत नहीं है, जस्ट स्टिक विथ द कंसेप्ट एंड ट्राई टू रिकॉल व्हाट वाज इट। यहाँ पर पानी का कंसेंट्रेशन हाई है, यहाँ पर पानी का कंसेंट्रेशन लो है। अब एक और मैं इसी का इक्विवेलेंट आपको समझाती हूँ। ये तो मैंने सॉल्वेंट की बात करी थी, वाटर की बात करी थी कि वाटर का कंसेंट्रेशन हाई होगा, यहाँ पर वाटर का कंसेंट्रेशन लो होगा। अब देखिए जहाँ पर वाटर का कंसेंट्रेशन हाई है वहाँ पर सल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर सल्यूट, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। चीनी का पानी, चीनी का जो पानी होता है, हम ऐसे 2 ग्लासेस को इमेजिन करिए, राइट? इसमें हम चीनी का पानी बना रहे हैं, पानी इक्वल अमाउंट में है। अब आपको बताना है कि इसमें चीनी ज़्यादा है, मतलब कौन सा ज़्यादा मीठा है और कौन सा थोड़ा कम मीठा है। तो वो कैसे पता चलेगा, क्या वो चीनी के हिसाब से पता चलेगा कितनी चीनी उसमें ऐड करी गई है, या इस हिसाब से कि उसमें पानी कितना ऐड किया गया है? क्योंकि मैंने कंडीशन पहले आपको बता दी है दैट पानी तो सेम है दोनों बीकर्स में, दोनों ग्लासेस में। तो अब वो डिपेंड करेगा चीनी पर, जिसमें चीनी ज़्यादा वो ज़्यादा मीठा, जिसमें चीनी कम वो मीठा कम। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ पे चीनी, दैट मीन्स सल्यूट, कम हो जाएगा। अब जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर चीनी मतलब सल्यूट ज़्यादा होगा। तो ये वाला सोल्यूशन में सल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा। अब देखिए, अब वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन। यहीं अगर सल्यूट के टर्म्स में बात करें तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है, लो सल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है, टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, इज इट 1, नप्स, 2, नहीं, इज इट 3, लो टू हाई, लो टू हाई, तो टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स हाई, टूवर्ड्स हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। ये था पूरा कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the main component of the plant cell wall that provides structural strength?
अब यहाँ पर सेल वॉल की बात हो रही है। मैंने जब आपको दोनों प्लांट और एनिमल सेल दिखाए थे, मैंने तब आपको बोला था कि कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, है ना, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम दिखेंगी बट देयर वर सर्टेन डिफरेंसेस। तो एक ऐसा डिफरेंस भी था उसमें, जो था किसमें, सेल वॉल में। सी एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है ना, सॉरी दिस वन, एक सेल वॉल नाम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, वेराज एनिमल सेल में वही स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अब वो जो सेल वॉल है उसका कुछ फंक्शन तो होता होगा, तभी वो सिर्फ प्लांट में है और एनिमल में नहीं है, राइट? तो अब प्लांट सेल में ऐसी क्या ज़रूरत है दैट उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है? तो एक तो उसने खुद ही उसका फंक्शन बता रखा है कि वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बेसिकली आप बोल सकते हैं हमारी एक बिल्डिंग का फाउंडेशन है वो, राइट? That plant cell, in order to survive or say to exit, it needs certain structural strength, और वही structural strength provide करता है हमारी cell wall। तो अब cell wall बनी है तो उसका कुछ component होगा, वो हमें बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी। Is it starch? No, I don't think so. Could it be glycogen? No. Chitin? What is chitin? काइटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है, आप याद रखिए, सेल्यूलोज होता है। अगर आपने ये पहले कभी सुना होगा कि ना ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज पेड़ पत्ते डायरेक्टली क्यों नहीं खाते हैं, वेराज हमारे कैटल्स एंड ये जो एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स मोस्टली, ये पेड़ पत्ते खा लेते हैं और ये डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सेल्यूलोज का बना होता है और हमारे एनिमल्स के पास यू कैन से दिस सुपर पावर होती है जिससे वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट भी कर लेता है, राइट? दीज रूमिनेंट्स हमने जिन्हें बोलते हैं, ये जुगाली करते हैं, तो वो सेल्यूलोज को डिसॉल्व कर लेते हैं और वो सेल्यूलोज बना होता है हमारी, सॉरी, वो सेल वॉल बनी होती है हमारी सेल्यूलोज से। So coming to our next question, that which of the following best describes plasmolysis in a plant cell? बताइए अगर आपने प्लाज्मोलिसिस पढ़ा है तो क्या होता है प्लाज्मोलिसिस? एनीवन? प्लाज्मोलिसिस, हाँ जी, तो देखिए प्लाज्मोलिसिस ना एक प्रोसेस होती है हमारे प्लांट सेल की, ओके? जिसमें क्या होता है कि जो हमारे सेल के कॉन्टेनेंट्स होते हैं ना, देखिए हमारा प्लांट सेल है, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन रीजंस, वो वाटर लॉस कर रहा है, इसमें से वाटर लॉस हो रहा है, दैट देयर कुड कम अ टाइम दैट हमारा सेल वॉल इतना ज़्यादा वाटर लूज कर दे, इतना ज़्यादा श्रिंक हो जाए कि हो सकता है वो बर्स्ट भी हो जाए, राइट? तो प्लाज्मोलिसिस जो है ये तभी, ये वाली जो प्रोसेस है ये तभी होती है जब हमारा प्लांट, हमारा जो सॉरी जो हमारा सेल है, प्लांट सेल है, the shrinkage of cell contents away from the cell wall due to water loss। तो अब क्या होता है, वाटर लॉस हो रहा है आउट ऑफ दिस सेल। यहाँ पर हमारे कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल के कुछ पार्ट्स हैं, अब वाटर लॉस होगा, ये हमारा सेल श्रिंक होना स्टार्ट करेगा, राइट? पर सेल वॉल जो हमने पढ़ा था पिछली बार, वो उसका स्ट्रक्चर था, वो उसको क्या प्रोवाइड करा था, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा था। अब ये सेल वॉल प्रिवेंट करेगा कि भाई ये हमारा सेल है, इतना वाटर लॉस करने के बाद कहीं बर्स्ट ही ना हो जाए, राइट? तो अब क्या होगा इसमें प्लाज्मोलिसिस में कि वाटर लॉस के बाद हमारे जो कंपोनेंट्स हैं ये श्रिंक होकर, यू कैन से ये मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स सेंटर, दैट मीन्स अवे फ्रॉम दिस सेल वॉल, दिस आउटर सेल वॉल। और इस पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पर हमारे सेल के कंटेंट्स जो हैं वो श्रिंक होकर बीच में आ जाएं, वेर एज सेल वॉल हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, वो तो उसे बर्स्ट होने नहीं देगी, राइट? और उस पर्टिकुलर सेल वॉल से दूर हो जाए, राइट?
और इसी प्रोसेस को डिस्कर बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है सेल में से, तो हमारे सेल के कंटेंट्स श्रिंक हो जाएंगे, राइट। वाटर लॉस के बाद सेल श्रिंक होता है, पहले हमने पढ़ा था इसमें, हाइपरटोनिक में हमने पढ़ा था। यहाँ पर हाइपरटोनिक वाला कोई केस नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू दैट ड्यू टू सर्टेन रीजंस वाटर लॉस कर रहा है हमारा सेल। तो अब वाटर लॉस हुआ, सेल के कंटेंट्स श्रिंक हुए, तो श्रिंक होने के बाद वो सेंटर पे आ गए, दैट मीन्स दे गॉट अवे फ्रॉम दैट सेल वॉल विच also prevented it from bursting. Now going to next question. What role does the cell wall play when a plant cell is placed in a hypotonic solution? अब देखिए सेल वॉल के बारे में हमने देख लिया है, आपको उसके फंक्शंस भी पता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी हमने पढ़ लिया है। अब आपको बताना है कि सेल वॉल का रोल क्या होगा when we are placing a cell in a hypotonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है सेल, पानी एब्जॉर्ब हुआ, वो क्या हो गया, वो स्वेल हो गया। तो सेल वॉल का क्या होगा रोल, अभी पढ़ा, सेल वॉल क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, और क्या कर रहा है, वो प्रिवेंट कर रहा है कि अगर एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाए या वाटर इनटेक हो जाए तो वो सेल वॉल सेल को एटलीस्ट बर्स्ट ना होने दे, राइट। तो बस यही है आंसर भी, that it permits the cell to take up water. The cell will take up water, not that cell wall is restricting any intake of water. Cell wall is only permitting the cell to take up water without bursting, right? बिना फटे हमारा सेल पानी का इंटेक करे और बर्स्ट ना हो, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How does the cell wall contribute to a plant cell's ability to withstand changes? देखिए सेल वॉल पे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एनसीईआरटी में है ही इतना सारा उसके बारे में, एंड दीज आर नथिंग बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेल वॉल पे पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर मतलब दोनों सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेम भी नहीं है, राइट। यू कैन से अगर ये चीज़ दोनों में होती तो फंक्शन सेम होते, पॉसिबिलिटी क्वेश्चन पूछने की कम हो जाती। अब सिंस ये कुछ डिफरेंस सा एक कंपोनेंट ना खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि उस पर उसके फंक्शंस भी कुछ ज़्यादा होंगे, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, इसीलिए अनदर क्वेश्चन फॉर सेल वॉल जो कि आपको बनना चाहिए, हाउ डज द सेल वॉल कॉन्ट्रीब्यूट टू अ प्लांट सेल्स एबिलिटी टू विथस्टैंड एनी चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम। ऐसा क्या कर रहा है सेल वॉल जिससे हमारा प्लांट सेल जो है ना वो इट कैन बेयर एनी चेंजेस, कोई भी अगर उसके सराउंडिंग में कोई चेंज हो रहा है, उसके सराउंडिंग मीडियम में कुछ भी हो रहा है, वो भाई वो झेलेगा, और उन सबको प्रोटेक्ट, उन सारे चेंजेस से प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, सेल वॉल कर रहा है। सेल वॉल एग्जैक्टली करता क्या है, इज इट दैट इट प्रिवेंट्स बाय प्रिवेंटिंग द वाटर मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन? ऐसा तो नहीं है कि वो वाटर मूवमेंट को प्रिवेंट करे, नहीं। इज इट दैट बाय एक्सर्टिंग प्रेशर अगेंस्ट द सॉलिड सेल? हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि पानी सेल एब्जॉर्ब कर रहा है और स्वेल हो रहा है, लेकिन सेल वॉल क्या कर रहा है, सेल वॉल उसे बर्स्ट होने से बचा रहा है। दैट मीन्स सेल जब स्वेल होगा तो प्रेशर कहाँ एग्जर्ट करेगा, उसके आउटर वॉल पे, है ना। कोई चीज़ स्वेल होती है तो अपने साइज से बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वो प्रेशर कहाँ लगा रही है, आउटवर्ड्स लगा रही है, राइट, तभी वो अपने साइज को बढ़ा पा रही है। तो सेल वॉल अगर उसे बचा रहा है फटने से, तो वो कहाँ प्रेशर लगा रहा होगा, वो प्रेशर लगा रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, तभी तो वो फोर्सेस को कैंसिल आउट करेगा और उसे बचाएगा कि भाई वो बर्स्ट ना हो पाए। तो यही है बस सेल वॉल का एक और फंक्शन, सारी चीज़ें देखिए सेम है, बस वर्डिंग्स चेंज हो रही है, एंड दैट इज़ व्हाट इवन यूपीएससी डू, वर्डिंग्स चेंज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश। बट यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक्स, यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू हैव बीन टॉट or you have read from NCERT, right? So what will it do? That it will exert pressure against the solid wall and prevent it from bursting, and that is how the cell is able to withstand any changes in the surrounding medium. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम क्या होता है, कहाँ होता है क्रोमोसोम? इट्स इन न्यूक्लियस, राइट।
यूएस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम हमारे। न्यूक्लियस कहाँ होता है सेल के? सेंटर पे होता है, बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट negligible part of nucleus of a cell is covered by a nucleus, and yet it has, you can say it has the greatest importance. हमारे बॉडी में भी हमारा ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट होता है, सिर्फ आई गेस अराउंड 2.1 kgs का होता है हमारा ब्रेन, एंड येट इट इज़ द वन कंट्रोलिंग every function in our body, right? So what is it composed of? It is composed of nothing but DNA and protein. Okay, ये हमारे क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन है. Our next question is, what are the functional segments of DNA that carry the hereditary information called? अब जो हमारा DNA था ना, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है DNA, राइट? अब DNA में ना कुछ ऐसे फंक्शनल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. देखिए ऐसा कुछ दिखता है हमारा DNA, इसमें कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स उस पर प्रेजेंट होते हैं. आप बोल सकते हैं ऐसा कुछ एम्बेडेड होते हैं, राइट? समथिंग लाइक दिस. सो व्हाट आर दे कॉल्ड? और ये जो हमारे सेगमेंट्स है ना, फंक्शनल सेगमेंट्स, ये क्या करते हैं? दे कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. मीन्स ये वो इंफॉर्मेशन कंटेन करेंगे जो पेरेंट्स से हो सकता है उनके प्रोजनी, या बोलिए पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में जाएगी, राइट? जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी थ्रू जनरेशंस, वो क्या होते हैं? दे आर जीन्स. तो हमारे क्रोमोसोम, सॉरी हमारा डीएनए जो है वो कौन से, डीएनए का बेसिकली फंक्शनल यूनिट क्या हुआ? डीएनए का फंक्शनल यूनिट है जीन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is true about the nucleus in a cellular reproduction? अब न्यूक्लियस का कुछ रोल होता है हमारे सेल के रिप्रोडक्शन में भी, आपको वो बताना है. That the nucleus plays a minor role in cellular reproduction, ऐसा तो नहीं हो सकता. ब्रेन है वो हमारे सेल का. The nucleus is only involved in the synthesis of proteins. No, not at all. It's handling almost every other function in a cell. Is it that the nucleus directs the chemical activities of the cell and plays a central role in cellular reproduction? Or is it that the nucleus is absent during cellular reproduction? ये भी गलत है. तो क्या कर रहा है हमारा न्यूक्लियस? ये क्या कर रहा है? इट डायरेक्ट्स द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. कोई भी केमिकल एक्टिविटी जो सेल जब रिप्रोड्यूस कर रहा होगा उस दौरान कुछ एक्टिविटीज होंगी, कुछ केमिकल एक्टिविटीज होंगी, उनका डायरेक्शन कौन देगा? हमारा न्यूक्लियस. और उसका एक रोल कैसा है? कोई साइड रोल नहीं है, उसका मेन रोल है, उसका एक सेंट्रल रोल है हमारे सेल के रिप्रोडक्शन में. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. In a prokaryotic cell, where is the chlorophyll associated in photosynthetic bacteria? Prokaryotic and eukaryotic cells आपने पढ़े होंगे, right? Eukaryotic ये क्या होते थे? Membrane bound है ना? Membrane bound, sorry, membrane less होते थे, ये membrane bound नहीं होते थे. Eukaryote होते हैं जो होते हैं membrane bound सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट? हम यूकैरियोट्स हैं, ह्यूमंस, क्योंकि हमारे अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड सेल एंड वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. वेरएस प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो होते हैं प्रिमिटिव टाइप के, राइट? चीज़ें डिफाइंड नहीं होती, वेल डिफाइंड नहीं होती, मेम्ब्रेन्स नहीं होती हर ऑर्गेनल के पास अपनी खुद की. तो अब प्रोकैरियोटिक सेल में वेयर इज द क्लोरोफिल एसोसिएटेड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है तो इसमें प्लास्टिड, न्यूक्लियस या क्रोमैटिन का क्या ही रोल होगा, राइट? वो सिर्फ पूछ रहा है कि क्लोरोफिल हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में किससे एसोसिएटेड है? मेम्ब्रेनस वेसिकल से. Of course, there is no role of plastid here. There is no role of nucleus here. There is no role of chromatin here either. It is related with membranous vesicles. यहाँ पर हमारा क्लोरोफिल होता है हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. आप देखिए डिफरेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर अगर ऑप्शंस ऐसे हैं तो दिमाग लगाया जा सकता है, राइट? लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाँ जी, which of the following statements is true about cell organelles? तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट? Cell organelles in prokaryotes are membrane bound. Is it? No. ये तो नॉन मेम्ब्रेनस थे ना, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती थी. हम हैं यूकैरियोट्स, हमारे अंदर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, तो प्रोकैरियोट्स में तो नहीं होते. नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन, अगेन रॉन्ग, हम हैं यूकैरियोट्स. थर्ड इज सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल, राइट? Every part in our body is having certain function to perform and the same goes to the cell. सेल के पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि वो परफॉर्म करेंगे, और बस यही है आंसर. एंड लेट्स रीड द लास्ट ऑप्शन एज वेल. क्या था कि सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. नहीं, अगेन रॉन्ग, हम हैं यूकैरियोट्स, हमारे में होते हैं. ओके, सो दिस शुड बी इट फॉर टुडे. एंड आप अपनी प्रिपरेशंस को ऑन रखिए, रिवाइज करते रहिए एंड ट्राई सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, which is actually going to give you that real time feeling of examination, जिससे आप वहाँ एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या कोई टाइम कंज्यूम कर रहा है तो एटलीस्ट यू कैन काम योर सेल्फ डाउन, क्योंकि आपको अंडर प्रेशर काम करने की आदत हो जाएगी. एंड ऑल्सो आपको पता होगा कि हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड ऑन वन क्वेश्चन. और अगर नहीं बनेगा सो यू कैन डेफिनेटली मूव ऑन टू द क्वेश्चन. आप एक बार क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कीजिए उस गिवन टाइम लिमिट में, एंड टाइम बच रहा है, टाइम बचाइए, रादर आई वुड से टाइम बचाइए, देन गो थ्रू द होल क्वेश्चन पेपर अगेन, क्योंकि तब तक हमारा ब्रेन वर्क करने लगता है. कभी कभी कुछ चीज़ें हमें याद होती है, इट इज़ जस्ट उस इंस्टेंट पे याद नहीं आ रही है, बट डेफिनेटली 50% क्वेश्चन जो आप छोड़ कर गए होंगे जिसमें डाइसी आंसर्स होंगे आपके, वो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली बन जाएगा. तो कीप रिवाइजिंग and keep practicing. Keep solving questions. Jai Hind for now and have a good day.